Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study Mowing by Robert Frost. Robert Frost is very famous poet. आप लोग उसको already बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं and you know that कि वो एक poet of nature है, nature के बारे में लिखता है. उसकी बहुत famous poetry आप लोग already भी different platforms पे पढ़ते रहे होंगे, जैसे Stopping by Woods on a Snowy Evening और इस तरह की बहुत सारी और poetry. तो हम start करेंगे आज. पहले मैंने इसकी ना लाइन बाय लाइन अलग से एनालिसिस किया क्योंकि इस पोइट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी थी. तो मैं स्टेंजा बाय स्टेंजा नहीं, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ा रही हूँ आप लोगों को आज. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले, देयर वॉज नेवर अ साउंड बिसाइड द वर्ड बट वन. अब वो पोइट क्या कहना चाह रहा है? वो पहले कहता है देयर वॉज नेवर अ साउंड, कोई साउंड था ही नहीं, ठीक है, बिसाइड द वर्ड. अब वुड क्या होता है? वुड हम जंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट? हम कह सकते हैं कोई फॉरेस्ट है जिसके बारे में ये बात किया जा रहा है. तो देयर वॉज नेवर अ साउंड बिसाइड द वर्ड बट वन. वो कहता है कि जो, अब वो ये बता रहा है कि वह कितनी स्टिलनेस है, कितनी कामनेस है, कोई आवाज़ नहीं है, खामोशी है, लेकिन एक आवाज़ है. फिर उसके बाद कहता है बट वन, लेकिन एक आवाज़ है. वो आवाज़ किसकी है? लेट्स सी दैट. इस लाइन का मीनिंग क्या है? द स्पीकर सेट्स द सीन, टोटल स्टिलनेस नियर अ वर्ड. ठीक है, एक जंगल, एक फॉरेस्ट के करीब क्या है कि टोटल स्टिलनेस है, कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल खामोशी है. देयर इज़ नो साउंड एक्सेप्ट वन. वहाँ पे कोई साउंड नहीं है सिवाय एक साउंड के. अब इसके अंदर फिगरेटिव लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई है? इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑडिटरी इमेज यूज़ हुआ है जिसमें आपको साइलेंस के ब्रेक होने की आपको आवाज़, एक आवाज़ से साइलेंस ब्रेक हो रही है. अब देखिए, खामोशी को बताने के लिए खामोशी तोड़ी जा रही है. समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये एक बहुत डीप मीनिंग क्रिएट करी है बात, कि बहुत खामोशी है और खामोशी को तोड़ के खामोशी के बारे में बात की जा रही है. सही है? अच्छा, ये इमेजरी है कि आपके एक खामोशी का इमेज आपके दिमाग में क्रिएट होता है और उसके बाद एक साउंड का इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है. दैट इज व्हाई इट्स इमेजरी. फिर आते हैं एलिट्रेशन. अब वो साउंड इसके अंदर आपको बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रहा होगा. अगर आप इसको देखें, यहां पर देखें वो साउंड, ठीक है, उसके बाद वो साउंड, ठीक है. तो क्या है यहाँ पे? वॉज भी था, वो साउंड. हालांकि ये स्टार्ट ओ से हो रहा है लेकिन इसका साउंड वन है ना, वो साउंड है. हम एलिट्रेशन के अंदर हमेशा साउंड्स को देखते हैं, हम उसमें वर्ड्स को नहीं देखते. तो यहाँ पर क्या है? वो साउंड की रेपिटेशन आ रही है. द स्पीकर सेट्स द सीन, टोटल स्टिलनेस नियर अ वर्ड, देयर इज नो साउंड एक्सेप्ट वन. ठीक है, हमें समझ में आ गई. इसमें एलिट्रेशन भी यूज़ हुई है, इसमें इमेजरी भी टोन हुई है और इसकी क्वाइट टोन है. और क्या है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से बात की जा रही है. फिर हम चलते हैं अपनी सेकेंड लाइन की तरफ. सेकेंड लाइन के अंदर क्या है? एंड दैट वॉज माई लॉन्ग साइथ विस्परिंग टू द ग्राउंड. अब वो कहता है कि वो आवाज़ किस चीज़ की थी? साइथ की आवाज़, सिकल की. वो जो एक टूल होता है ना जिससे आप मोइंग करते हैं. मोइंग होता क्या है बेसिकली? मोइंग का मतलब है कि आप ना तराश रहे हैं घास को. वो आप अपने किसी हैंड टूल से भी कर सकते हैं, मोइंग मशीन से भी कर सकते हैं. तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है? एंड दैट वाज माई लॉन्ग साइथ विस्परिंग टू द ग्राउंड. तो वो आवाज़ किस चीज़ की थी? ये आवाज़ के बारे में बात कर रहा है. इससे पहली लाइन में था ना, देयर वाज नेवर अ साउंड बिसाइड द वर्ड बट वन. वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी लेकिन एक आवाज़ थी और वो आवाज़ किसकी थी? एंड दैट वाज माई लॉन्ग साइथ विस्परिंग टू द ग्राउंड. वो मेरी साइथ की आवाज़ थी जो कि विस्पर कर रही थी ग्राउंड से. तो क्या एक टूल, एक साइथ क्या विस्पर कर सकती है? नहीं कर सकती. तो जो चीज़ ह्यूमन क्वालिटी जब हम किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ हमें क्लियर पर्सोनिफिकेशन नजर आ गई. और जो विस्परिंग वर्ड है ना, इट इटसेल्फ इज ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया क्या होता है? कि जब आप साउंड से वर्ड निकालते हैं. विस्परिंग, सरगोशी की आवाज़ इसमें से हमें सुनाई देती है जब हम वर्ड बोलते हैं ना, विस्पर. तो विस्पर इटसेल्फ साउंड्स लाइक विस्परिंग. ठीक है, इस तरह बज, हमें बज ऑफ बीज हमें बताता है कि बीज कैसे बोलती हैं. बिल्कुल उसी तरह सरगोशी की जो आवाज़ है, वो जो हल्की सी आवाज़ है, तो विस्पर जब हम बोलते ही है ना तो वो आवाज़ उसी तरीके से आती है. तो क्या है? वो ओनोमेटोपिया भी है. ठीक है. फिर इसके अलावा आपको इसका मीनिंग क्या है? द वन साउंड इज द जेंटल रिदमिक स्विश ऑफ द साइथ कटिंग ग्रास. तो वो जो साइथ से ग्रास को काट रहा है, अपने टूल से ग्रास को काट रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है. वो आवाज़ जो वहाँ पे खामोशी के अंदर सुनाई दे रही है वो एक टूल की आवाज़ है जो वो यूज़ कर रहा है उसके लिए, मोइंग के लिए. अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने नोटिस की होगी कि यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया है माई. माई लॉन्ग साइड, इसका मतलब है कि ही हिमसेल्फ इज कटिंग द ग्रास, मोइंग द ग्रास. ठीक है, वो खुद काट रहा है. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे क्लियर होगी चीज़. फिर हम आते हैं थर्ड पे.
What was it whispered? I knew not well myself. अब वो कहता है कि इसने क्या विस्पर किया, वो मुझे नहीं पता। कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि वो क्या बातें कर रही है, क्या विस्परिंग कर रही है, लेकिन आई न्यू नॉट वेल माई सेल्फ, मुझे खुद भी नहीं पता। ठीक है, वो अपने बारे में बात कर रहा है। अगेन विस्पर्ड, आपके पास यहाँ पे फिर पर्सोनिफिकेशन आ रही है कि वो जो साइट विस्पर कर रही है उसके बारे में बात हो रही है। फिर इसके अलावा आप इसको ओनोमेटोपिया भी अगेन कह सकते हैं। द स्पीकर वॉन्डर्स व्हाट द साइट्स विस्पर माइट मीन, ही डजंट फुली अंडरस्टैंड इट। खुद उसको समझ में नहीं आ रही क्योंकि उसको नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। साइट बात करिए तो ये कह रहा है कि ही डजंट नो दैट। फिर आते हैं अगली लाइन पे, परहैप्स इट वॉज समथिंग अबाउट द हीट ऑफ द सन। परहैप्स, ये जो लाइन है ये स्टार्ट ही एक डाउट से हो रही है। ठीक है, एक अनक्लियर बात है, पर शायद, अब उसको नहीं कंफर्म, वो एक तुक्का लगा रहा है। ठीक है, वो एक रैंडम बात कर रहा है। परहैप्स इट वॉज समथिंग अबाउट द हीट ऑफ द सन, शायद वो हीट ऑफ द सन के बारे में बात कर रहा हो। तो जब मैं कहती हूँ ना हीट ऑफ द सन, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होता है गर्मी का। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये आप फील कर सकते हैं ना, अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं। तो ये भी आपकी इमेजरी आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि परहैप्स इट वॉज समथिंग, शायद वो इस बारे में बात कर रहा है। आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट बट आई थिंक, क्या पता वो इस बारे में बात कर रहा हो। He guesses maybe the whisper speaks of the day's warmth, the physical condition of fur. ठीक है, उस टाइम पे जिस जगह पे बैठ के सूरज की धूप के अंदर बैठ के काम कर रहा है, हो सकता है वो इसके बारे में बात कर रही हो, क्योंकि he is feeling that, वो अपनी फीलिंग्स को उसके ऊपर डाल रहा है कि ये हो सकता है इसके बारे में बात कर रही हो। फिर हम देखते हैं आगे लाइन नंबर 5 के अंदर, something perhaps about the lack of sound. अब अगेन एक और वो अपनी एक और तुक्का लगा रहा है, वो एक और अपनी assumption शो कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, और उसकी क्या assumption है, something perhaps about the lack of sound. अब ये जो वर्ड है ना, the lack of sound, क्या इसका मीनिंग क्या बनता है? साउंड की गैर मौजूदगी, एक साउंड की एब्सेंस की बात हो रही है ना, खामोशी की बात हो रही है। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पे ना, ये एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स किस तरीके से है कि आप खामोशी तोड़ के खामोशी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दो ऑपोजिट चीज़ें आ गई कि आप एक खामोशी है, उसके बारे में जो जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे आपके बोलने से वो चीज़ खत्म हो जाएगी। राइट, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। और मे बी द विस्पर इज अबाउट द वेरी साइलेंस सराउंडिंग हिम, द कंट्रास्ट बिटवीन साउंड एंड स्टिलनेस। तो अब आपको यहाँ पे एक कंट्रास्ट नजर आ रहा है जो कि साउंड और स्टिलनेस के बीच में है। ठीक है, या एब्सेंस, साउंड और साइलेंस के बीच में है। ठीक है, ये कंट्रास्ट आपको नजर आ रहा है और दैट इज वेरी क्लियर इन दिस लाइन। ठीक है, उसी को हम पैराडॉक्स कह रहे हैं। अ विस्पर अबाउट लैक ऑफ साउंड, साउंड दैट स्पीक्स ऑफ साइलेंस। ठीक है, तो एक साउंड जो कि साइलेंस के बारे में ही बात कर रहा है। अच्छा, फिर हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन को, लाइन नंबर 6, एंड दैट वाज व्हाई इट विस्पर्ड एंड डिड नॉट स्पीक। और अब वो अपनी पिछली वाली बात को ही आगे बढ़ा रहा है। ये जो पिछली बात में उसने कहा था ना कि क्या बोला था उसने, समथिंग परहैप्स अबाउट द लैक ऑफ साउंड। अब कहते हैं कि उसने शायद इस बारे में बात की है, एब्सेंस ऑफ साउंड के बारे में बात की है, साइलेंस के बारे में बात की है, इसीलिए वो बोल नहीं रही है, विस्पर कर रही है। एंड दैट्स व्हाई इट विस्पर्ड एंड डिड नॉट स्पीक, कि उसने विस्पर किया, उसने ऊंचा नहीं बोला। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विस्परिंग एंड स्पीकिंग। आई एम स्पीकिंग राइट नाउ बट व्हेन आई टॉक दिस इज विस्परिंग, राइट। सो विस्परिंग और स्पीकिंग में डिफरेंस है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो उसकी साइट विस्पर कर रही थी ना, वो इसीलिए विस्पर कर रही है क्योंकि और आवाज़ नहीं है, तो वो उस माहौल को भी चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, वो जो टूल है उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जो साइलेंस क्रिएट हुई है उस साइलेंस को भी तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो विस्पर कर रहा है। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। इसके अंदर फिर फिगरेटिव लैंग्वेज अगर आप देखें तो विस्पर अगेन आपके पास क्या है, पर्सोनिफिकेशन भी है, ओनोमेटोपिया भी है। उसके अलावा कंट्रास्ट आपको नजर आएगा, विस्पर्ड वर्सेस स्पीक अगेन। ठीक है, दो चीज़ों का कंट्रास्ट है यहाँ पे, विस्पर और स्पीक का। फिर सिंबॉलिज्म है, विस्परिंग रिप्रेजेंट्स ट्रुथ दैट्स क्वाइट, डाइवर्स थ्रू कंटेम्पलेशन नॉट नॉइज। अच्छा, ये अब देखिए, दिस इज नॉट अबाउट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट, अब सिर्फ इस चीज़ को इतना सिंपल ही रखें, यहाँ तक ही रखें कि क्या है कि वो विस्पर इसलिए कर रहा है कि क्यों, ताकि वहाँ की खामोशी ना टूटे। फिर है, इट वॉज नो ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आवर्स। अब वो कह रहा है कि ये जो
विस्परिंग और ये जो पूरा का पूरा जो सिचुएशन है जो उसने एक्सपीरियंस की है, ये इतनी खूबसूरत चीज़ है जो उसने एक्सपीरियंस की है, ये इट वाज नो ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ द आइडल। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बैठे बैठे डे ड्रीम करके सोच रहे हैं, या आप फारिग बैठे में कहीं पर आपके दिमाग में ये सब कुछ आना शुरू हो जाए, वाओ अगर ऐसा हो रहा हो तो कैसा हो। ऐसा नहीं है। ये क्या है? दिस साइट्स मैसेज wasn't a fantasy or lazy daydream about effortless rewards। वो कहता है कि जो साइट का जो मैसेज है, वो जो आवाज़ है, ये सब कुछ कोई डे ड्रीमिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बंदा ख्वाब देख रहा हो और उसने ख्वाब में ऐसा देख लिया और उसको लग रहा है कि ये नहीं, इट्स समथिंग रियलिटी, इट्स समथिंग रियल, जो कि उसको एफर्ट करके समझ में आ रहा है कि वो इतनी देर घास में बैठ के वहाँ पे खाली पूरी, जहाँ पे कोई है ही नहीं, सारी फील्ड ही खाली है, हर तरफ कोई है ही नहीं, और वहाँ पर वो क्या कर रहा है, वहाँ पर बैठ के मोइंग कर रहा है। और मोइंग करते हुए जिसको आवाज़ सुनाई दे रही है वो कोई भी फारिग बैठे हुए कोई लेज़ी घर में बंदा बैठा हुआ है और उसको ख्वाब में आ रहा है, इस तरीके से कोई चीज़ नहीं है, या कोई डे ड्रीम कर रहा है, उस तरीके से नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब जो डे ड्रीम ऑफ द गिफ्ट है, दैट इज़ इमेजिनेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ अ मेटाफर ओवर हियर। फिर हम आते हैं आगे, और ईजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ फे और एल्फ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, फे हमारे पास फेरी के लिए इस्तेमाल हुआ है, और एल्फ, ये दोनों मैजिकल क्रिएचर्स हैं, राइट? आपको पता होगा इमेजिनरी क्रिएचर्स हैं, जैसे फेरीज आप लोगों ने परियां वगैरह बहुत स्टोरीज में सुना होगा, उसी तरह एल्फ जो एक मैजिकल वर्ल्ड की क्रिएशन है। आप लोगों ने जैसे हैरी पॉटर के अंदर आपने डॉबी आपको याद होगा, ठीक है? तो इस तरह की जो क्रिएचर्स हैं, ये एक तरह से हमारे लिए इल्यूजन भी है, ठीक है? हम इसको इल्यूजन कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को जब फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी उसमें मैंने आप लोगों को इल्यूजन बताया था कि जब आप कोई पुरानी किसी बुक का या किसी कैरेक्टर का या किसी स्टोरी का रेफरेंस अपनी न्यू स्टोरी के अंदर देते हैं, उसको हम इल्यूजन कहते हैं। तो ये भी एक रेफरेंस वहीं से आ रहा है, क्योंकि फोकलोर्स वगैरह के अंदर ये क्रिएचर्स आपको नजर आती है। अच्छा, तो वो क्या कह रहा है, और जिस तरीके से उसने पहले बात की कि ये कोई आप कोई ख्वाब में देखे आपको ये चीज़ नहीं मिल रही, उसी तरह बिल्कुल, और इजी गोल, और ये कोई भी इस तरह का रिवॉर्ड भी नहीं है कि जो आपको कोई फेरी आके आपके हाथ में रख जाए, कोई एल्फ आके आपको पकड़ा जाए, ठीक है? तो ये उस तरह की भी चीज़ नहीं है। नॉर वॉज इट अबाउट मैजिकल वेल्थ। तो ये कोई मैजिकल वेल्थ नहीं है कि आप कह रहे हो कि वो जो साइड बातें कर रही है, दिस इज समथिंग लाइक दैट, वो उसको रियलिस्टिक शो कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? हालांकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक कंट्रास्ट आ रहा है कि आप मैजिकल क्रिएचर्स को और आप इमेजिनरी वर्ल्ड को और आप ड्रीम्स की बातें करके रियलिटी को शो कर रहे हो कि ये सब कुछ ये नहीं है, ये रियलिटी है। असल में वो भी रियलिटी नहीं है, राइट? अच्छा, नॉर वॉज इट अबाउट मैजिकल वेल्थ, नो फेरी और एल्फ वॉज ग्रांटिंग हिम ट्रेजर। कोई उसको आके ये ट्रेजर दे नहीं रहा, कोई आके उसको ये रिवार्ड नहीं दे रहा, या कोई गोल्ड नहीं दे रहा, या कोई इस तरह की चीज़ नहीं दे रहा। वो क्या है? ये वो चीज़ है जो उसने खुद अर्न की है, जो उसने वहाँ पे जाके बैठ के उस जगह पे मेहनत करके उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। अब इसके अंदर इल्यूजन मैंने आप लोगों को बता दिया, कंट्रास्ट भी मैंने आपको बता दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लाइन नंबर 9। एनीथिंग more than the truth would have seemed too weak. Okay, anything more than the truth. अब वो कह रहा है, अच्छा अब देखिए, जो ट्रूथ होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, बात के ट्रूथ के बारे में कर रहा है, लेकिन उसको किस तरीके से बात की जा रही है वो देखें, अंदाज देखें। एनीथिंग मोर देन द ट्रूथ वुड हैव सीम्ड टू वीक। अगर आप जो ट्रूथ है उसके अलावा आपने उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर दी तो वो चीज़ बहुत शैलो हो जाएगी, वो बहुत चीज़ वीक हो जाएगी, उसका वो इम्पैक्ट नहीं देगा। तो आप लोगों को वो रील और रियल वाला डिफरेंस अगर आपको याद हो, तो जब एक रियल चीज़ है ना, वो इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल। वो कहता है कि रियल जो है ना वो ट्रुथ है, जो रियल है दिस इज ट्रुथ, सही है? अब इस ट्रुथ के अंदर अगर आपने कोई एक भी चीज़ ऐड कर दी, इट विल बिकम अ रील, तो वो रील बन जाएगी जब आपने इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया। और जो रील है ना, ये बहुत शैलो चीज़ है, ये बहुत वीक है, सही है? तो ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। एनी स्टोरी मोर फेंसिफुल देन द प्लेन ट्रूथ वुड हैव फेल्ट शैलो। कि अगर आपने कोई भी स्टोरी जिसके अंदर कोई फेंसिफुल एलिमेंट ऐड कर दिया है, आपने नॉन फिक्शन चीज़ के अंदर फिक्शन ऐड कर दी है, तो वो क्या होगा? वो बहुत शैलो हो जाएगी चीज़, उसका एसेंस नहीं रहेगा, उसका वो मकसद नहीं रहेगा, ठीक है? ट्रूथ इटसेल्फ इज स्ट्रॉन्गर देन इमेजिनेशन हियर। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही एक आयरनी भी क्रिएट कर रही है ये बात। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। अच्छा, अब देखिए, वो कह रहे हैं ट्रूथ इटसेल्फ इज स्ट्रॉन्गर देन इमेजिनेशन हियर। जो ट्रूथ है वो इमेजिनेशन से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन हम तो सारी ज़िंदगी यही देखते आए हैं कि इमेजिनेशन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी।
आप उन चीज़ों को भी इमेजिन कर सकते हैं जो रियलिटी नहीं है, राइट? बट लेटर यू कैन मेक योर इमेजिनेशन अ रियलिटी, दैट्स अनदर थिंग. लेकिन इमेजिनेशन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्न, राइट? हमने बचपन से यही सीखा है कि इमेजिनेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, और हमें सिखाया जाता है स्कूल में हर जगह पे, ऑन एवरी प्लेटफॉर्म वी हैव लर्न दिस थिंग कि इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्गर है. लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ट्रुथ इज स्ट्रॉन्गर देन इमेजिनेशन, राइट? आपको समझ में आ रही है कि आयरनी कैसे क्रिएट हुई है यहाँ पर? ठीक है, नॉर्मली इमेजिनेशन इज कंसीडर्ड स्ट्रॉन्गर बट हियर ट्रुथ इज मोर पावरफुल. अब ये राइटर का पर्सपेक्टिव है और आपने राइटर के पर्सपेक्टिव से ही इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है. ओके, फिर है टू द अर्नेस्ट लव दैट लेड द स्वेल इन रोज. अब वो ये कहता है कि वो अपने जो काम है ना उसके साथ इतना सिंसियर है, उसके कह रहे हैं टू द अर्नेस्ट लव, जो काम करके उसने ये लव जो है वो अर्न किया है, या जो उसके अंदर आया है अबाउट दिस नेचर थिंग. ठीक है, मोइंग द मेडोज गेव मीनिंग टू हिज एफर्ट. ठीक है, तो ये स्वेल क्या है बेसिकली, वो क्या कर रहा है, जो मोइंग कर रहा है उसको प्रिपेयर कर रहा है, वो जो रोज़ बना रहा है उसके अंदर, ये सब उस चीज़ की बात कर रहा है. ठीक है, इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन आपके लिए इस्तेमाल हुई है. ठीक है, अर्नेस्ट लव इज द पर्सोनिफिकेशन ओवर हियर. ठीक है, फिर इमेजरी की है, क्या है इसके अंदर, लेड द स्वेल इन रोज. ठीक है, ये आपको विजुअली एक वो क्रिएट कर रहा है, वो आपको रोज़ नज़र आती हैं दिमाग के अंदर, आप इमेजिन कर सकते हो किस तरीके से वो बनाई जा रही है वहाँ पे. अच्छा, अब कहता है नॉट विदाउट फीबल पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ फ्लावर्स. अब वो ये बता रहा है कि वो जो ग्रास है ना जिसको जिसके अंदर वो मोइंग कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी आपके पास फूल है उस जगह के अंदर भी. ठीक है, अमंग द ग्रास देयर वर स्टिल डेलिकेट फ्लावर्स लेफ्ट स्मॉल बट प्रेजेंट. आपने देखा होगा कि जब आपने कहीं घास वगैरह की जगह देखी होगी जहाँ से लोग चारा काट के लेकर आते हैं गांव देहात में, उनमें आपने देखा होगा छोटे छोटे येलो कलर के एंड पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं. तो ये उन्हीं के बारे में बात की जा रही है कि वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे भी फूल है. ठीक है, इमेजरी क्रिएट हो रही है, फीबल जो बहुत ही नाजुक से जो फूल हैं उनके बारे में बात की जा रही है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, लाइन नंबर 12 है पेल और काइसेस एंड स्केर्ड अ ब्राइट ग्रीन स्नेक. अब ये जो पेल और काइसेस है कि उन फूलों का नाम है, वही जो आगे जाके इसके अंदर वही लाइन इसके अंदर मर्ज हो रही है. ठीक है, अच्छा, ही नोटिस्ड पेल और काइट्स एंड स्नेक्स स्टार्टल्ड फ्रॉम दिस ग्रास साइंस ऑफ लाइफ इन द मेडोज. अब जो यहाँ पे स्नेक है ना वो दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है. एक तो वो डेंजर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि जिस तरीके से आप एक काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सुकून भी मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लव एंड एवरीथिंग फ्रॉम नेचर, बट ऑल्सो इट कैन बी डेंजरस एज द स्नेक इज ओवर देयर. लेकिन अगर आप इसका बिब्लिकल रेफरेंस देखें, बाइबल का रेफरेंस देखें, तो उसके अंदर आपको नजर आता है कि जो स्नेक है ना दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज. ठीक है, जो कि मेडिटेशन और इस तरह की चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसके अलावा ये लाइफ का भी साइन बताती है कि वहाँ पे लाइफ भी प्रेजेंट है उस जगह पर. फिर हम नेक्स्ट टाइम पर आएंगे, आप इसमें देखेंगे. अच्छा हाँ, पहले हम पिछली वाली बात पर दोबारा जाएंगे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पेरेंथीसिस, हम इस ब्रैकेट को कहते हैं. ठीक है, यहाँ पेरेंथीसिस यूज किया गया है आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए. ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी बात इमेजरी है. हम आपको जो पेल कलर आपके दिमाग में लेकर आता है, ब्राइट ग्रीन कलर भी आपके दिमाग में जो है वो स्नेक का कलर रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, फिर सिम्बोलिज्म मैंने आपको बता दिया कि वो जो बिब्लिकल रेफरेंस उसके अंदर दिया गया है उसके बारे में बात हो रही है. फिर आते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन पे 13. द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज. अब वो एंड पे ये बात कहता है कि फैक्ट क्या है, द फैक्ट इज. ठीक है, सारी बातों का निचोड़ जो है, हर बात, बाकी सारी इमेजिनेशन को भी छोड़ देते हैं हम, हर बात को छोड़ के हम सिर्फ ये कहते हैं द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज. कि जो स्वीटेस्ट ड्रीम है वो क्या है, वो लेबर को पता है. लेकिन अगैन यहाँ पे वो फैक्ट का वर्ड यूज कर रहा है और दूसरी तरफ ड्रीम यूज कर रहा है. अगेन इसके अंदर कंट्रास्ट आ गया. आपको नजर आ रहा है दो डिफरेंट बातों को इकट्ठे किया जा रहा है. हर इसमें ना डिफरेंट लाइंस के अंदर ये एलिमेंट हमें नजर आया है कंट्रास्ट का, कि दो ऑपोजिट चीज़ों को उसने इकट्ठे बात की है. जैसे साइलेंस और साउंड की बात उसने की थी. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह अब वो यहाँ पे फैक्ट और ड्रीम की बात कर रहा है. जिस तरह ट्रुथ एंड इमेजिनेशन की बात की गई थी, अब यहाँ पे फैक्ट और ड्रीम की बात हो रही है. तो वो क्या कह रहा है, hard honest work brings a dream sweeter than fantasy, the satisfaction of truth and effort. अब वो ये कह रहा है कि जो इंसान मेहनत करता है, जो हार्ड वर्क करता है ना,
उसी को ये स्वीटेस्ट ड्रीम मिल सकता है कि जो उसने देखा, जो उसने एक्सपीरियंस किया कि वो जो साइट है वो बातें करी है ज़मीन से या घास से या किसी भी चीज़ से, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पैराडॉक्स की जो बात हुई है, ये जो कंट्रास्ट की बात है वो क्या है, फैक्ट एज ड्रीम। अब वो ड्रीम है लेकिन ड्रीम फैक्ट है, ड्रीम इज इमेजिनेशन, दैट इज नॉट रियल थिंग, ठीक है। वो एक अनरियलिस्टिक चीज़ को, अब फिर मैं आप लोगों को उसी तरह समझाती हूँ कि जो फैक्ट है वो रियल है और ये क्या है, ये रील है, जो ड्रीम है। तो अब वो कहता है कि जो रियल चीज़ है ना, द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम, वो रील है, वो जो इमेजिन कर रहा है, ठीक है। और जो इमेजिन कर रहा है वो कौन इमेजिन कर सकता है, वो लेबर कर सकता है, वही जो मेहनत कर रहा है, ठीक है। वो भी असल में ट्रुथ नहीं है, जिसको वो ट्रुथ कह रहा है, जिसको वो फैक्ट कह रहा है, असल में वो भी ट्रुथ नहीं है। क्या असल में कोई एक टूल किसी से बात कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन सी क्रिएट हुई भी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब फिर आती है हमारी नेक्स्ट लाइन, द लास्ट लाइन, माई लॉन्ग साइथ विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक। अब देखिए जहाँ से बात शुरू हुई थी ना, वहीं पे आके बात खत्म हो गई, ठीक है। किस तरीके से वहीं पे आके बात खत्म हो गई कि उसने कहा था, शुरू में भी कहा था कि एक टूल है, एक साइथ है जो कि विस्पर कर रही है, और एंड पर वही बात आ गई, ठीक है, कि उसने अब उसका काम खत्म हो गया वहाँ पे, ठीक है। उसने वहाँ पे क्या किया, उसने वो ये कह रहा है माई लॉन्ग साइथ विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक। अब वो जो भूसा है, वो जो सारी की सारी घास फूस है, उसको उसने वहाँ पे छोड़ दिया है काट के कि वो हे बन जाए। हे आपको पता होगा वो जो एक ब्राउन सा जो शेड में कन्वर्ट हो जाती है घास पड़े पड़े, तो वो उसकी बात कर रहा है, जिसको ये बाद में यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो वो कहते हैं कि अब वो जो है घास उसने काट दी है, वो पड़ी हुई है कि वो अब कन्वर्ट हो जाए इनटू हे, वो प्रोसेस अब उसका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगैन बात वहीं पे ख़त्म हुई जहाँ से स्टार्ट हुई थी कि जो लॉन्ग साइथ है उसने विस्पर किया है वहाँ पर, ठीक है। वो सिकल है या साइथ, जिसको आप जो भी कह सकते हैं, वो जो टूल होता है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का एक टूल होता है जिसको यूज़ करते हैं फॉर मोइंग। अच्छा, अब इस मीनिंग क्या है, द पोम एंड्स वेयर इट बिगेन विद द क्वाइट साउंड ऑफ वर्क, द टास्क इज डन, द हे लाइज रेडी टू ड्राई एंड बिकम सस्टेंस। अच्छा, अब क्या है, आपको आई होप ये पोइट्री समझ में आ गई होगी कि इस पूरी पोइट्री के अंदर डिफरेंट पैराडॉक्स, डिफरेंट आयरनी, डिफरेंट कंट्रास्ट यूज़ किए गए हैं, इमेजरी यूज़ की गई है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है। ये सब यूज़ करके मैसेज वही कन्वे हुआ है जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी वहीं पर एंड होगी। तो वो जो लॉन्ग साइथ है, इट इज़ टॉकिंग टू द ग्राउंड, वो विस्पर करी है। विस्पर किस बारे में करी है, अबाउट नेचर। वो जो लेबर एक काम करी है और उसके बाद वो जो एक एक्सपीरियंस करी है नेचर के अंदर चीज़, सिर्फ उसी के बारे में बात की जा रही है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, तो अगर हम इसकी ओवरऑल इंटरप्रिटेशन देखें तो वो क्या है, द डिग्निटी एंड ब्यूटी ऑफ ऑनेस्ट लेबर, इट्स ऑल अबाउट दैट, ठीक है। आई नो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पोएम थी एज कम्पेयर टू आपकी जो दूसरी पोएम हमने पढ़ी थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, ईगल, यस, द ईगल पढ़ी थी एंड टू मदर्स रिमेंबर्ड, ये दो पोइट्रीज आप लोगों की हम कवर कर चुके हैं। वो दे आर डिफरेंट, बट दिस वन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच आपको नज़र आ रही हैं और बहुत कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से लाइन बाय लाइन एनालिसिस हमने किया है, आई होप आप इसको पैराफ्रेजिंग भी आप इन्हीं लाइन्स को लिख के कर सकते हैं जो मीनिंग इनके लिखे गए हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द टेस्ट। देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपने उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। अच्छा, अब आपके पास ना दो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो पोइट्री सेक्शन में से होते हैं। एक आती है पैराफ्रेजिंग और एक आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। जो पहला क्वेश्चन है ना पैराफ्रेजिंग का, रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड पैराफ्रेज देम इन योर ओन वर्ड्स। अब ये लाइन्स हैं 4 जिनको आपने पैराफ्रेज करना है। देयर वाज नेवर अ साउंड बिसाइड द वर्ड बट वन एंड दैट वाज माय लॉन्ग साइथ विस्परिंग टू द ग्राउंड। What was it whispered? I knew not well myself. Perhaps it was something about the heat of the sun. तो क्या आप इसकी पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं? आई होप आप लोग इसकी पैराफ्रेजिंग कर सकते होंगे। इसको लिखिएगा, ठीक है। आप अपने पास निशान लगा सकते हैं कि हमने इस स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग करनी है, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। आपने इसके अंदर अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर इन लाइन्स को लिखना है। 6 से 8 लाइनें, आप सेंटेंस 6 से 8 सेंटेंसेज, नॉट लाइन्स, आप उसके अंदर लिख सकते हैं। आपने इनको कॉपी नहीं करना और इसका मीनिंग बस कन्वे करना है, बस इसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप लोगों ने लिख देना है। तो आप लोग प्लीज़ इसको करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जो टीचर्स आपके स्कूल में मौजूद हैं आप उनको भी चेक करा सकते हैं लिख के, वो इसको करेक्ट कर देंगी। एंड इफ़ यू वांट मी टू चेक योर थिंग्स तो आप उसको ये कर सकते हैं कि आप उसको टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर ऑन यूट्यूब। तो मैं उसको वहाँ पढ़ के उसके अंदर जो भी उसके अंदर करेक्शन करनी होगी मैं उसको कर दूँगी।
फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इस तरीके से कुछ लाइंस आएंगी जिस तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है, नो मोर टू द पॉइंट देन out of dreams of the gift of the idle hour or easy gold at the hand or fay or elf. Anything more than the truth would have seemed too weak. The earnest love and the laid the swale in rose. अच्छा, that laid the swale in the rose. In rose. अब क्या है, आपने इस स्टेंजा की क्वेश्चंस को आंसर करना है, इन क्वेश्चंस को आंसर करना है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेंजा। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आवर्स। अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस के कभी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप इनके आंसर भी मुझे भेज सकते हैं, चाहे तो आप लोग इस कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे भेज सकते हैं ऑन जूम, मैं आपको फ़ौरन आंसर कर दूंगी। बट इफ़ यू वांट टू सेंड इट टू मी ऑन यूट्यूब, आई विल रीड ओवर देयर। तो ये आपका क्वेश्चन था, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ड्रीम्स ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आवर। आई होप आप लोगों ने अपने पास अभी इसका आंसर लिख लिया होगा। अगर कोई बच्चा भेजना चाहता है अपना आंसर तो वो यहाँ पे मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। ओके, सो इसका आंसर जो एक रिस्पॉन्स है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इट मीन्स लेजी डे ड्रीम और आइडल इमेजिनेशन, कि आप बैठे हुए फारिग बैठे हुए हैं और बैठ के इमेजिनेशन किए जा रहे हैं, तो ये वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, व्हाई डज द पोएट मेंट फे और एल्फ, सॉरी व्हाई डज द पोएट मेंशन फे और एल्फ। पोएट ने फे और एल्फ को वहाँ पे क्यों मेंशन किया इस लाइन के अंदर, ये आपने देखा होगा ना। और इजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ फे और एल्फ, राइटर यहाँ पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहा था। आप इसका आंसर भी अपने पास लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर लिखा होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास है वो है टू सजेस्ट मैजिकल और अनरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स। तो ये बताना चाहता था कि ये कोई अनरियलिस्टिक रिवॉर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास लाइन आती है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज लेड द स्वेल इन रोज रेफर टू। अभी जो लाइन में लिखा हुआ है ना, लेड द स्वेल इन रोज, इस लाइन का क्या मतलब है आपने ये बताना है। इस लाइन का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, इट रेफर्स टू कटिंग एंड अरेंजिंग द ग्रास नीटली इन रोज। जो वहाँ पे ग्रास लगी हुई है उस ग्रास को काट के उसके अंदर रोज बना रहा है, उसको नीटली क्लियर कर रहा है, ये मीनिंग था उसका। फिर उसके बाद आपके पास फिगर्स ऑफ स्पीच आपने इसके अंदर कौन कौन सी यूज़ की हैं आप स्टेंजा में देख सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द गिवन लाइन्स। आपने इसके अंदर से कोई भी 2 फिगर्स ऑफ स्पीच निकालनी है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे फे और एल्फ, ये हमारे पास क्या है, एल्यूजन है। उसके अलावा यहाँ पे स्वेल इन रोज भी, और इसके अलावा गिफ्ट ऑफ द आइडल आवर, दैट इज अ मेटाफर ओवर हियर। हम इसका एक रिस्पॉन्स यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास की में क्या लिखा हुआ है, एलिट्रेशन, लेड द स्वेल, नहीं दिस इज नॉट एलिट्रेशन। अच्छा ओके, इसके अलावा एल्यूजन यहाँ पे यूज हुई हुई है, पर्सोनिफिकेशन, अर्नेस्ट लव, यस दैट इज पर्सोनिफिकेशन ओवर देयर, एल्यूजन यूज हुई हुई है और इमेजरी यूज हुई हुई है, ठीक है, ये आपके पास था। फिर हम देख लेते हैं आपकी राइमिंग स्कीम क्या आ रही है इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन इज राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ गिवन 4 लाइन्स। नो मोर टू द पॉइंट दैट देन आउट ऑफ ड्रीम्स ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आवर्स। अच्छा, आपको पता है कि हम कैसे करते हैं, आवर्स, एल्फ, वीक, रोज। तो किस तरीके से, कोई क्या इसके अंदर कोई लिंक बन रहा है। अगर हम इसको ए साउंड बोले, एल्फ क्या एल्फ आर्स के साथ कर रहा है, नहीं कर रहा। वीक कर रहा है, नहीं कर रहा। रोज आर्स के साथ कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम ए बी सी ए लिख देंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू दीज क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने आज के लेसन के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा, आपको पता चला होगा कि इस पोइट्री सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सी डी, अच्छा बच्चे कुछ रोज आर्स के साथ कर रहा है राइम या नहीं कर रहा। आर्स रोज, थोड़ा सा साउंड सिमिलर आ रहा है, ठीक है, तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका ए साउंड ही है, ठीक है। अच्छा, बाकी आई होप आप लोगों ने क्लास को समझा होगा, जो मैंने चीज़ें आप लोगों को समझाई हैं आपको समझ में आई होंगी।
इसकी प्रैक्टिस करिएगा और हो सके तो मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग अपने आंसर्स भेजिएगा ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए पैराफ्रेजिंग की। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।